जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका ईपत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रोशन गुप्ता एक बार फिर से आपके बीच में पीजीटी PYQ हिस्ट्री का पेपर लेके आ गया हूँ। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, और अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये जो सवाल आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पे आधारित है। TRE 3.0 के 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो मोटिवेशनल कोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ये पहला प्रश्न आपके बीच में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन जीवित ग्रंथ कौन से हैं? पहला ऑप्शन है पुराण, बी वेद, सी अनुश्रुतियां श्रुतियां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वेद हो जाएंगे, ठीक है। तो वेद कुल कितने हैं? कुल वेद हैं 4। कितने वेद हैं? वेद कुल है 4। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। कई बार साथियों ये प्रश्न आया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? कई बार प्रश्न में आया है। या सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद क्या है? ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण इत्यादि चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन है और यजुर्वेद में यज्ञ के समय जो मंत्र उच्चारण होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और कहा जाता है कि संगीत की शुरुआत सामवेद से ही हुई है, ठीक है। संगीत की शुरुआत कहां से हुई है? सामवेद से। संगीत की शुरुआत कहां से हुई है? तो ये हुई है सामवेद से। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा आदि कहां से निकलती है? तो पहला ऑप्शन है अरावली पहाड़ियां, दूसरा है शिवालिक पहाड़ियां, तीसरा है हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों ये तो काफी आसान है। जैसे सिंधु, गंगा, ये सारी की सारी नदियां हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हिमालय से निकलती है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं साथियों, अरावली की पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी क्या है? भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें है बनावली, लूनी, साबरमती, साबरमती, ठीक है। उसके बाद एक है शिवालिक। शिवालिक क्या है? ये हिमालय का ही सबसे अगला भाग जो है वो क्या है? ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। क्या है साथियों? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यहां से घग्गर और सरस्वती नदी का उद्गम है। घग्गर और सरस्वती नदी का उद्गम है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके बीच में, सिंधु घाटी के लोग अपने घरों के निर्माण में किसका प्रयोग करते थे? तो पहला ऑप्शन है आपके बीच में बलुआ पत्थर, बी लकड़ी, सी पकी और जली हुई ईंटें, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, जिसका जो ईस्वी माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व में। 25 अगर एग्जैक्ट बात करें तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसकी तिथि मानी जाती है। अप्रॉक्स में इसको 2500 से 1900 ईसा पूर्व अप्रॉक्स में माना जाता है। एग्जैक्ट तिथि ये है। एग्जैक्ट तिथि कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें कहा है कि घरों के निर्माण में किसका प्रयोग करते थे? तो हम सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का, सड़कों का जो निर्माण हुआ था वो ग्रीक पद्धति पे हुआ था, जिसमें समकोण पे सड़कें बनी होती थी और घरों का जो निर्माण हुआ था वो क्या होता था, पकी हुई मिट्टी से, ईंटों से होता था। तो इसमें पहला ऑप्शन है बलुआ पत्थर, जो कि नहीं होगा। लकड़ी से नहीं होता था, ठीक है, लकड़ी से होता था मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, उस समय लकड़ी से होता था। ये सी पकी और जली हुई ईंटें, तो ये सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के विनाश के क्या कारण थे? क्या ऐसा कारण था जिससे हड़प्पा सभ्यता, या इसका एक और नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश, अंत हो गया था? ठीक है, इसमें कई इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारी बाढ़ आई थी, इससे जो है इस सभ्यता का अंत हो गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महामारी अगर आ गई थी वहां, इससे वहां इस सभ्यता का नाश हो गया था। कुछ लोगों का कहना है कि बाहरी आक्रमण हुआ था और इससे इस सभ्यता का नाश हो गया था। इसीलिए काफी विद्वानों का ये तर्क अलग अलग है, तो ये तीनों ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए इसमें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच, हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की, यहाँ पे ये प्रश्न ऐसे नहीं था, ये प्रश्न था आपको, ये लिखा नहीं था दक्षिण, जब प्रश्न आया था तो ये लिखा नहीं था, ये था हड़प्पा संस्कृति एशिया की पहली नगर संस्कृति थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दक्षिण एशिया, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी दक्षिण उत्तर एशिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी तो आप यहाँ यही देख लिए हैं कि दक्षिण एशिया में था, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए दक्षिण एशिया सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रजा की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता, उनकी भलाई में ही उसकी भलाई है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वी स्मिथ, वी कौटिल्य, सी वान भट्ट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, या चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था। कौटिल्य का दो अन्य नाम है, ठीक है, इसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं हम लोग, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये तीन अलग अलग नाम है लेकिन आदमी एक ही है। ठीक है, तो प्रजा की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता है, उनकी भलाई में ही उसकी भलाई है, ये किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। ये कथन कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र, कई बार प्रश्न ये भी आया है, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने किया था।
अर्थशास्त्र पुस्तक में ही ये जो कोट्स है जो चाणक्य के द्वारा कहा गया है ये वर्णित है। ठीक है, वान भट्ट के बारे में अगर हम देखें तो वान भट्ट ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखा है। ठीक है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की है? तो वान भट्ट ने किया है। अच्छा, और एक और इसने पुस्तक की रचना किया है वो कादम्बरी। कादम्बरी कई बार प्रश्नों में आया है कि हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने किया है? तो वान भट्ट ने किया है। ठीक है, कादम्बरी की रचना किसने किया है? तो वान भट्ट ने किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, बौद्ध परिषदें किस लिए बुलाई गई थी? क्या रीजन था? तो यहाँ पे है महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दों का समाधान करने के लिए। ठीक है, एकत्रित होना भी, सी में है ग्रंथ संकलन एवं विवादों का समाधान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथ संकलन एवं विवादों का समाधान। महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से ही प्रथम संगीति की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर 100 साल के बाद फिर बौद्ध संगीति की शुरुआत हुई। कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियां अब तक हुई है। ठीक है, तो जो 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियां हैं इसको मैंने पीपीटी में यहाँ पर नोट कर दिया। देखिए, पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। जब ये डेट आपको याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना हुई थी। और ये कहा जाता कि कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और इसका किसके शासनकाल में हुए थे? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति इसके 100 साल के बाद इसमें अगर 100 साल जोड़ देंगे तो 383 ईस्वी पूर्व में। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी थे। और किसके शासनकाल में? ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है ना, ईस्वी पूर्व को आप बीसी भी लिख सकते हैं, बीसी। ठीक है, अच्छा, तृतीय बौद्ध संगीति 250 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की स्थापना प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये सिर्फ एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ये है जिसकी स्थापना ईस्वी में हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इससे पहले की सभी के सभी किस में हुआ था? बीसी में हुआ था। केवल यही है जो एडी में हुआ है। ठीक है, अच्छा, और इसके स्थान कहाँ है? तो कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था इसकी अध्यक्षता, और अश्व घोष जो था ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आप इसके स्थान को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है रा वै पा को। इसके स्थानों को आप याद रख सकते हैं। जैसे रा से क्या हो जाएगा साथियों? रा से हो जाएगा राजगीर, वैसे वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है, चलिए, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं इजी वे में। अच्छा, इसमें भी याद रखना ज्यादा कठिन नहीं है। 483 महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस समय, और इसमें 100 साल जोड़ देंगे तो
383 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में। अच्छा, ये भी कई बार प्रश्न आ सकता है कि प्रथम 3 बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुई थी, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी बौद्ध संगीति थी जो बिहार में नहीं हुई थी? तो वो केवल एकमात्र बौद्ध संगीति थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुंडलवर कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, उसमें चंद्रगुप्त की ऊर्जा, समुद्रगुप्त की प्रतिभा और अकबर की उदारता थी, यह किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है हेमचंद्र राय चौधरी, बी ए स्मिथ, सी जेम्स मिल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र राय चौधरी। क्या हो जाएगा? हेमचंद्र राय चौधरी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। कौन? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर नगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर नगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर अशुद्ध है, यहाँ पे ऐसे होगा। श्रीनगर नगर की स्थापना किसने किया था? हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर में। ग्रीष्मकालीन जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी है, एक है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। श्रीनगर क्या है? ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और ये जम्मू क्या है? शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है। चलिए, तो श्रीनगर नगर की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है अधीक्षक, बी कार्यकारी अधिकारी, सी राजस्व कलेक्टर मतलब राजस्व को संग्रह करने वाला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी, राजस्व कलेक्टर। ठीक है, प्रादेशिक कौन थे? तो राजस्व कलेक्टर थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए किसकी शांतिवादी नीति जिम्मेदार थी? आप सभी को पता है कि जो अशोक था, कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी में जो कलिंग युद्ध हुई थी, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी उपगुप्त से। और जब बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ले लिया था, उसके बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिया। ठीक है, और वो अहिंसावादी बन गया। और यही नीति क्या करा? अंत में मौर्य साम्राज्य को ले डुबोया। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए किसकी शांतिवादी नीति जिम्मेदार थी? तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं। दूसरा बिंदुसार, नहीं। तीसरा अशोक, बिल्कुल अशोक नहीं। कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था कि शस्त्र का त्याग कर दिया था, और यहीं से मौर्य डायनेस्टी का पतन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना थी? पहला ऑप्शन है वानभट्ट, बी कलहन, सी हर्षवर्धन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। रत्नावली एक संस्कृत नाटक था, एक संस्कृत नाटक था। हर्ष की 3 संस्कृत नाटकें थी। हर्ष की 3 संस्कृत नाटक था। संस्कृत हर्ष की कुल कितनी संस्कृत नाटक थी? 3। एक था नागानंद, दूसरा था प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, और तीसरा क्या है? तीसरा यही रत्नावली। तीसरा क्या है? रत्नावली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, किसने समान रूप से ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया और दान भी दिया? तो पहला ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हम सभी को पता है कि हर्षवर्धन क्या है, किस वन से संबंधित है? पुष्य भूति वन से संबंधित है। और हर्ष के, ये प्रभाकर वर्धन क्या है? हर्ष के पिता है। हर्ष के पिता है, हर्ष या हर्षवर्धन हर्ष के पिता। ठीक है। राज्यवर्धन कौन है? हर्ष के भाई है, बड़े भाई, हर्ष के बड़े भाई। प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद, मृत्यु के बाद ही 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने क्या किया था कि राजगद्दी संभाला हुआ था। ठीक है। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने ही किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का पुनर्जागरण 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा हुआ था? या कहें तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है राजराज, दूसरा परांतक, गलत जवाब, तीसरा विजयालय, सही जवाब। हम सभी जानते हैं कि चोल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था विजयालय, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है। विजयालय जो था एक सामंत था। विजयालय क्या था? एक सामंत था, जिसने सामंत किसका था? ये था पल्लवों का सामंत, पल्लवों का सामंत। कौन था? विजयालय। पल्लवों का सामंत था। तो पल्लवों को ही इसने हरा के, पल्लवों को हराकर, पल्लवों को हराकर चोल साम्राज्य की स्थापना किया। चोल साम्राज्य की स्थापना किया। तो किसने किया? तो विजयालय ने किया। किसने किया? विजयालय ने किया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते साथियों। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, नगरताश को व्यापार एवं कारोबार प्रवर्धन की जिम्मेदारी किस राजवंश ने दी थी? नगरताश जो क्या था साथियों? एक समुदाय था, बिजनेस करने वाले लोगों का एक समुदाय था, जो क्या करता था? अपने राज्य का बिजनेस को क्या करता था? व्यापार को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी इसके पास होता था। तो ये कह रहा है, पहला ऑप्शन है चोल वंश, दूसरा कह रहा है पुष्यभूति वंश, तीसरा मौर्य वंश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश। ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश। नगरताश क्या था? एक व्यापारियों का समूह था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यूरोप का कौन सा देश अपने आर्थिक कार्य की वृद्धि के लिए स्प्लेंडिड आइसोलेशन नीति अपनाया था? स्प्लेंडिड आइसोलेशन
नीति अपनाया था। ठीक है, तो इसमें पहला है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड। ये क्या था? स्प्लेंडेड आइसोलेशन। उस समय 19वीं शताब्दी के अंत, ये 1910 की बात है। हाँ, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड क्या था, यूरोपीय देशों से अलग होना चाहता था, क्योंकि उस समय पूरी वैश्विक स्थिति अस्थिर थी। इसीलिए ये इंग्लैंड क्या चाहता था कि इससे हम अलग हो जाए और अपना विकास स्वयं करे अच्छे तरीके से। इसीलिए क्या हो गया, इंग्लैंड यहाँ से अलग हो गया। स्प्लेंडेड आइसोलेशन नीति किसने अपनाया था? तो इंग्लैंड ने अपनाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पेशेवर वर्ग ने अपने हितों के लिए लेसीज फेयर की अवधारणा को बढ़ावा दिया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें पूंजीपति वर्ग, बी जमींदार, सी श्रमिक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पूंजीपति वर्ग। क्या हो जाएगा? पूंजीपति वर्ग। लेसेज फेयर कहां का शब्द है? ये फ्रांस से संबंधित शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, तो किस पेशेवर वर्ग ने अपने हितों के लिए लेसेज फेयर की अवधारणा को बढ़ावा दिया? तो ये पूंजीपति वर्ग ने दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो हम सबको तो ये पता ही है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? इटली से हुई थी। तो आप इसमें ऑप्शन देख के टिक कर सकते थे। पहला ऑप्शन है नागरिक समाज की स्थापना। ठीक है, अच्छा, दूसरा, ये तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये कह रहा सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ठीक है ना, ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कौन है। इटली में कला एवं साहित्य का प्रसार, ये भी सही है। व्यक्तिवाद, ये भी सही है। लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था इटली के ये पुनर्जागरण में? तो ये ऑप्शन नंबर बी, इटली में कला एवं साहित्य का प्रसार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर कहीं जंजीरों में जकड़ा है, किसने कहा था? या ऐसे भी कथन आएंगे कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र रहता है और जन्म लेने के बाद वो जंजीरों में बंध जाता है। ये कथन किसका है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें लॉर्ड मोरले, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन नंबर सी रूशो, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूशो। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी रूशो। आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि मनुष्य स्वतंत्र था, उसके बाद जंजीरों में जकड़ गया, जंजीरों में जकड़ने के बाद क्या हो जाएगा? वो रूस जाएगा, नाराज हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं रूसो। एक प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आया है। पूछा जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये है रूसो। कौन है? तो ये है रूसो। मत रूसो भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा लड़ते हैं, पुरोहित प्रार्थना करते हैं और जनता कर देती है। कर मतलब टैक्स। ठीक है, यह किसका प्रसिद्ध कथन था? तो इसमें पहला ऑप्शन है मध्यकालीन इंग्लैंड, बी मध्यकालीन फ्रांस, सी मध्यकालीन रूस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन फ्रांस। आपको समझाते हैं कि ये किस प्रकार था। फ्रांस में हम सभी को पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। इस समय शासक था लुई 16वां। लेकिन इस समय जो चल रहा था कंडीशन, पूरे फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया था और उसका नाम दिया था स्टेट। क्या नाम दिया था? स्टेट।
मतलब प्रथम स्टेट, फिर द्वितीय स्टेट और फिर तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी, दूसरे स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेट में आते थे किसान मजदूर वर्ग, किसान या मजदूर वर्ग। क्या था साथियों, कई बार तो प्रश्न यही आया है कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, ये सारे ऑप्शन रहेंगे, आपको तो टिक करना होगा पादरी, ठीक है ना। अच्छा, ये पूछ देगा, ये आया है टीआरई 2.0 में ये प्रश्न आया है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये पादरी जो था वो पूजा पाठ से संबंधित था, प्रार्थनाओं से संबंधित था, और ये टैक्स नहीं देता था, ये टैक्स नहीं देता था। टैक्स क्या था, ये टैक्स फ्री था। उल्टा जनता इसे धार्मिक कर दिया करता था, ठीक है ना। कुलीन वर्ग, ये राजा या उसके मंत्रीगण के समूह को कुलीन वर्ग कहा गया है। ये भी टैक्स से फ्री था, ये भी क्या था, टैक्स से फ्री था। सारा का सारा कर साथियों दिया जाता था किसान वर्गों के द्वारा, ठीक है ना, तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। तो आप ये समझने में आप अब आसान हो जाएगा आपके लिए कि राजा लड़ते थे, राजा क्या करते थे, दूसरे में कुलीन वर्ग में राजा आते हैं, राजा लड़ते थे, पुरोहित प्रार्थना करते थे, पादरी वर्ग, ठीक है, और जनता क्या करती थी, कर देती थी। ये फ्रांसीसी क्रांति के, ये फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, उस समय की घटना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, नेशनल असेंबली का मुख्य योगदान कौन सा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राजशाही का अंत, दूसरा है गणराज्य की स्थापना, सी राजा का निर्णय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार एक से अधिक होगा। नेशनल असेंबली, ये भी जो क्या है, फ्रांस से ही संबंधित है। फ्रांस की क्रांति आप लोग जानते हैं, फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में हुआ था। इस समय लुई 16वां जो कि बुर्बो राजवंश का शासक था, ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है। और इस समय तीसरे स्टेट के, अभी तीसरे स्टेट के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, तीसरे स्टेट के लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, और राजा क्या चाह रहा था कि टैक्स को फिर से बढ़ाए। लेकिन फ्रांस में उस समय व्यवस्था क्या थी कि टैक्स जो है राजा एकाएक अपने मन से नहीं बढ़ा सकता था। टैक्स बढ़ाने के लिए उसको तीनों स्टेटों को एक साथ बुला के और वोटिंग करना पड़ता था, ठीक है ना। तो लुई 16वां बुलाया मीटिंग को, तीनों स्टेट के लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए, ठीक है, और सम्मिलित हुए तो तीसरे स्टेट के लोग जो कि मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, इसने विद्रोह कर दिया और खुद को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक है। और खुद को जैसे ही नेशनल असेंबली घोषित किया तो उसने सबसे पहले क्या किया, राजशाही का अंत कर दिया, ठीक है। 1793 में लुई 16वां को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद गणराज्य की स्थापना, मतलब स्वतंत्रता की स्थापना या लोकतंत्र की स्थापना कर दिया, लोकतंत्र की स्थापना कर दिया। उसके बाद राजा का निर्णय, नेशनल असेंबली का मुख्य योगदान कौन सा था, राजा का निर्णय नहीं, ये ऑप्शन ही गलत है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा तब भी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रांस की आर्थिक प्रगति का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। पहला है मिश्रित फसलें, बी बाराबंदी प्रणाली, सी फसलों का व्यवसायीकरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रगति का, फ्रांस की आर्थिक प्रगति का ये सभी ही कारण है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने कहा मुख्य कारण क्या है, तो जो इन तीनों में से सबसे मुख्य कारण होगा उसको आपको चूज करना है, ठीक है। तो इन सब में साथियों होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित फसलें। मिश्रित फसल से क्या होता था कि भूमि की जो उपज थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी और उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
रूसी क्रांति जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था के बाद कौन सा नया समूह उभरा? तो हम सभी को पता है कि रूसी क्रांति 1917 के बाद बोल्शेविकों का नेता लेनिन आया था। किसने आया था? लेनिन। और ये कहा जाता है कि लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। ठीक है, ये कई बार आया है प्रश्न में कि युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया है? तो लेनिन ने दिया है। तो इसमें क्या कहा? रूसी क्रांति 1917 के बाद कौन सा नया समूह उभरा? तो इसमें कह रहा है सर्वहारा का अधिनायक, कुलाक नहीं, युवा रूस नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वहारा का अधिनायकवाद। ठीक है, या इसको बोल्शेविक भी बोलते हैं। बोल्शेविक। बोल्शेविकों का नेता कौन था? तो ये था लेनिन। बोल्शेविकों का नेता कौन था? तो ये था लेनिन। लेनिनों का नारा था युद्ध का अंत करो। कई बार प्रश्न में आया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। युद्ध का अंत करो, ये नारा किसका है? तो लेनिन का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, जापान में 1941 में आक्रामक सरकार का कौन लेकर आई थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जनरल हिडेकी तोजो। ऑप्शन नंबर बी जनरल फुजीवारा। फुसफुसाने वाला ऐसा जो आता है, जैसे दीपावली में हम लोग पटाखा फोड़ते थे फुस हो जाता है, वैसा नाम है। ऑप्शन नंबर सी तसोरो फुरुकावा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल, क्या हो गया, चलिए कलम चेंज कर लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल हिडेकी तोजो। ये क्या था? 1941 में जनरल हिडेकी तोजो जापान का प्रधानमंत्री बना। जापान का पीएम बना। कौन बना? जनरल हिडेकी तोजो। और इसने आते ही बदमाशी क्या करा था? इसने यूएसए अमेरिका को छेड़ दिया। अमेरिका का बंदरगाह था पर्ल हार्बर। यूएसए का एक बंदरगाह था पर्ल हार्बर। ये क्या था? यूएसए का बंदरगाह था। इसी पे इसने क्या करा था? जापानी पीएम ने, जनरल हिडेकी तोजो ने उठाया बम और इस पर पटक दिया, और इससे अमेरिका नाराज हो गया। और यही कारण है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। कई बार प्रश्न में यही आया है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था या क्या कारण था? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में 1941 में शामिल हुआ था। क्यों शामिल हुआ था? कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पे बम गिराया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच में, 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश शामिल हुआ था? ठीक है, तो अभी बात की कि 1941 में कौन शामिल हुआ था? अमेरिका शामिल हुआ था। तो देखिए, जर्मनी पहला है, दूसरा इटली है, तीसरा अमेरिका है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी बात किए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टारगेट करेंगे। तो ये कह रहा है 10 अगस्त 1945, फिर कह रहा है 11 अगस्त 1945, 80 12 अगस्त 1945। तो आप कहेंगे तो सर इसमें तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। तो देखिए, आयोग ने इसका आंसर माना है 10 अगस्त 1945। बीपीएससी आयोग ने क्या आंसर माना है? 10 अगस्त 1945। इसका हम रीजन भी बताते हैं क्यों माना है। सबसे पहले तो यही जान लें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार कब से शुरू हुआ है? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक।
ठीक है। अच्छा, तो खत्म तो हुआ था 2 सितंबर 1945 को। तो यहाँ पे ऑप्शन आप सर ए क्यों मान रहे हैं? चूंकि आयोग ने ऑप्शन ए ही माना है 10 अगस्त 1945। आयोग का मानने का रीजन एक ये हो सकता है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम पटका था। ठीक है। जर्मनी क्या था? जर्मनी तो 8 मई 1945 को ही सरेंडर कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सरेंडर कब किया था? जर्मनी आत्मसमर्पण किया था 8 मई 1945 को ही, मतलब ये मई में ही काम क्लियर कर लिया था। ठीक है ना, जो इसका मुखिया था। लेकिन जापान नहीं माना था, जापान बदमाशी कर रहा था। ठीक है ना, जापान को मनाने के लिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को क्या किया? ये दोनों ही बम जापान पे जाके फोड़ दिया। क्या कर दिया? जापान पे जाके परमाणु बम फोड़ दिया। कहां? जापान पे। किसने फोड़ा? अमेरिका ने फोड़ा। ठीक है। तो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम फोड़ा था। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को फैट बम नामक बम गिराया गया था। परमाणु बम था जो कि जापान को तहस नहस कर दिया था। यही दूसरा बम जो 9 अगस्त 1945 को गिरा था, तो जापान क्या कहता है? सरेंडर बोल दिया कि अब न लड़ो। ठीक है ना। तब क्या किया था? 9 अगस्त को सरेंडर कर दिया था, 10 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ऐसा माना जाता है। आयोग ने यही चीज को माना है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन शांति जो संधि हुई थी उस पे हस्ताक्षर जो हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 1945 को। ठीक है। तो अगर 2 सितंबर 1945 ऑप्शन है तो आप 2 सितंबर 1945 ही टिक करेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 भागों का गठन हुआ? तो पहला ऑप्शन है लैटिन अमेरिका और अमेरिका समूह, नहीं। रूस और चीन समूह, नहीं। अमेरिका के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गुट एवं रूस के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 मतों में बट गई। एक जो गुट चला वो अमेरिका की ओर चला, ये था लोकतांत्रिक गुट। ठीक है। और दूसरा था रूस के पक्ष में साम्यवादी ग्रुप। ठीक है। अभी भी रूस अपने इसी मुद्दे पे आगे बढ़ता है और अमेरिका इसी मुद्दे पे आगे बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है। तो ये इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है, जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। इसके शासकों का क्रम हम देख लें। गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। तो पहला कौन था? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बैठा। आराम शाह के बाद बैठा इल्तुतमिश के बाद बैठा है रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था, लेकिन ये अयोग्य था, इसीलिए इसको हटा के इसकी बहन जो थी रजिया सुल्तान, उसको गद्दी पे बैठाया गया। तो क्या किया गया? इसको हटाया और रुकनुद्दीन के बाद कौन बैठा? रजिया सुल्तान। प्रश्न में कई बार ये भी आता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। सल्तनत काल में बैठने वाली प्रथम महिला शासिका और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान ही रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा इल्तुतमिश के तत्कालीन उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के बाद कौन बना था? तो इल्तुतमिश के बाद ऑप्शन देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज, हाँ
तो पहला यही सही हो जाएगा, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज के बाद बनी थी। ठीक है, अच्छा चलिए, तो इसमें 98 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, तारीख है फिरोज शाही किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है हसन निजामी, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी याहिया बिन अहमद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कठोर इस्लामी सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम राज्य का वास्तविक शासक कौन होता है? तो अल्लाह के अलावा वो कुछ मानता ही नहीं है। ठीक है ना, तो पहला है खलीफा, शहंशाह, इस पर की जगह पे यहाँ पे अल्लाह लिखा होगा, अल्लाह ऑप्शन में लिखा था, अल्लाह। ठीक है ना, तो इसमें अल्लाह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अल्लाह होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालबन लिख दिया यहाँ पे, बलबन होगा। बलबन को अमीर ए शिकार के पद पे किसने नियुक्त किया था? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आता है इल्तुतमिश, सी रुकनुद्दीन फिरोज, सी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। ठीक है, अच्छा, रजिया बेगम, कई बार प्रश्न में ये भी आया है कि रजिया बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, और ये भी प्रश्न आया है कई बार कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। ठीक है ना, और बलबन को एक और उपनाम दिया गया था उलुक खान, उलुक खान के नाम से भी ये जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 102 नंबर, चालीसों की टोली किसने भंग की थी? तो सबसे पहले ये चालीसा था क्या? चालीसा का नाम था, यहाँ पर चालीसा की टोली लिखा है। अच्छा, चालीसा की टोली, इसको तुर्कान ए चिहलगामी के नाम से भी जाना जाता है, तुर्कान ए चिहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम एक ही है। तुर्कान ए चिहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने करा था। किसने किया था? इसकी स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चिहलगामी था क्या? तुर्कान ए चिहलगामी 40 तुर्की गुलामों का एक समूह था। 40 तुर्क गुलामों का एक समूह था जिसकी स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने, और इसका नाम दिया था तुर्कान ए चिहलगामी या चालीसा की टोली। ठीक है, लेकिन जब बलबन आया इल्तुतमिश के बाद, इसने अपने बागडोर वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन जब बलबन आया तो बलबन ने कहा बलबन ने कहा ये सब नहीं चलेगा। बलबन ने रक्त और लौ की नीति स्थापित की और तुर्कान ए चिहलगामी का नाश कर दिया। बलबन ने अंत कर दिया। हे हरि राम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा 103, सुल्तान का काल की राजभाषा कौन सी थी? यहाँ पे फिर एरर है, यहाँ पे सल्तनत काल होगा। सल्तनत काल की राजभाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी अरबी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फारसी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फारसी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालबन पे लिख दिया, बलबन होगा। बलबन ने राज्यपालों, सैन्य और नागरिक अधिकारियों की गतिविधियां देखने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति किया था? एक प्रकार का गुप्तचर समूह जो ये देखता था कि राज्यपाल किस ढंग से काम कर रहा है,
सेना किस ढंग से काम कर रहा है और नागरिक अधिकारी जो है वो किस ढंग से काम कर रहा है, उसके पीछे एक गुप्तचर बैठा दिया। ठीक है ना। इसका नाम क्या था बलबन जो स्थापित किया था? तो पहला है दीवान ए आरिज, दूसरा है मीर बख्शी, तीसरा है ऑप्शन नंबर सी बारीद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारीद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बारीद। बारूद की तरह ये पीछे पीछे पड़ जाता था, ये एक गुप्तचर था। बारीद क्या था? एक गुप्तचर था। अगले प्रश्न पर 105, खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? ये प्रश्न समझेंगे पहले है क्या। ये प्रश्न ये कह रहा है कि खिलजी जो वंश स्थापित हुआ था, ठीक है, तो ये स्थापित हुआ था किसकी नीतियों पे? ठीक है ना। किसने ऐसी नीतियों को लागू कर दिया था और राज्य व्यवस्था को इस ढंग से सुदृढ़ कर दिया था जिसके कारण ही खिलजी वंश की राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी मानी गई थी। तो ये कह रहा है खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो पहला ऑप्शन है रजिया बेगम, नहीं। बलबन, बिल्कुल बलबन ही था जिसने रक्त और लौह की नीति और व्यापारिक स्थिति और वहां की जो राजनीतिक स्थिति थी, राजशाही व्यवस्था सब बहुत अच्छे से कर दिया था। उसके बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे बीच में 106, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहां हुआ था? अकबर का जन्म जो साथी हुआ था शुरू से ही बड़ी स्ट्रगल पूर्ण था। अकबर के पिता हुमायूं को उसके भाइयों ने मार के क्या किया था? अपने महल से बाहर निकाल दिया था। ठीक है ना। जान बचाते हुए हुमायूं क्या किया? वो पाकिस्तान के क्षेत्र में एक जगह है अमरकोट, अमरकोट का राजा था बीरसाल, राजा बीरसाल, इसने हुमायूं को शरण दी थी और यहीं पे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है। तो यही कह रहा है अकबर का जन्म कहां हुआ? तो पहला ऑप्शन है गुंगट, ये तो नहीं होगा। अमरकोट, बिल्कुल अमरकोट क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां हुआ था, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां हुआ था, वीरसाल के यहां हुआ था। अमरकोट कहाँ है? कई बार ये पूछता है। तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है, जो कि सिंध प्रांत में है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे राष्ट्रीय सम्राट माना जाता है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी बहादुर शाह जफर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। तो क्यों अकबर को माना जाता है राष्ट्रीय सम्राट? चूंकि अकबर ने क्या करा था कि सभी प्रकार के धर्मों को, सभी प्रकार के सांप्रदायिक लोगों को एकजुट करके और उस पे शासन व्यवस्था स्थापित किया था। उस समय जो धार्मिक कलह था ये बहुत कम हो गया था और अकबर ने एक नई धर्म की स्थापना किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। इससे क्या हुआ था? ये सभी ना हिंदू धर्म का था, ना मुस्लिम समुदाय का, इस्लाम धर्म का था, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म का नहीं था। ये अलग ही एक धर्म को लेकर चल रहा था जिसका नाम था दीन ए इलाही और ये सभी धर्मों को एक साथ लेकर चल सका था, इसीलिए इसको राष्ट्रीय सम्राट माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर से वैवाहिक संबंध सबसे पहले किस राजपूत ने किया था? तो पहला ऑप्शन है रणथंभौर के शासक, ठीक है, उसके बाद है मारवाड़ के शासक, उसके बाद है जयपुर के शासक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर के शासक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जयपुर के शासक हो जाएगा। यहाँ के जयपुर को पहले क्या आमेर के नाम से भी जाना जाता था। जयपुर वर्तमान में, पहले आमेर नाम था। आमेर का राजा था भारमल, आमेर का राजा था भारमल। इससे ही इसका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। भारमल की पुत्री थी जोधा अकबर। जोधा अकबर तो आप तो सुनी होंगे, जोधा। भारमल की पुत्री थी जोधा बाई। इसका
ओरिजिनल नाम था हरखा बाई। क्या था? हरखा बाई, या प्रचलित नाम है जोधा बाई। जोधा, ठीक है। तो जोधा बाई से जो है अकबर का विवाह हुआ था, ठीक है। और जो कि किसकी पुत्री थी? राजा भारमल की पुत्री थी। और ये कहाँ के शासक थे? तो पुराना नाम आमेर का शासक और नया नाम जयपुर के शासक थे, ठीक है। तो 108 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही, अभी बात की है थोड़ा देर पहले। अकबर की मूर्खता थी ना कि उसकी बुद्धिमता, यह किसका कथन है? ये बात किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है वीए स्मिथ, दूसरा स्टेनली लेन पूल, तीसरा है बुल्सी हेग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ ने ही कहा था दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता थी ना कि उसकी बुद्धिमता। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके बीच में ये है, ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि दहसाला व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? साथियों दसहाला जो व्यवस्था है, ये दसहाला व्यवस्था अकबर का जो वित्त मंत्री था, दसहाला व्यवस्था, इस व्यवस्था का प्रारंभ अकबर का जो वित्त मंत्री था बीरबल, अकबर का वित्त मंत्री था तोडरमल, अकबर का वित्त मंत्री तोडरमल, अकबर का वित्त मंत्री तोडरमल के द्वारा दहसाला व्यवस्था का आरंभ किया गया था। इस व्यवस्था में क्या था कि पिछले 10 वर्ष की आयु देखा जाता था। पिछले 10 वर्ष में किस फसल की उपज कैसी थी, अगर जो अच्छी फसल होती थी पिछले 10 वर्ष में तो वहां का टैक्स कुछ अलग होता था, जहां की पिछले 10 वर्ष में फसल कम होती थी उसका टैक्स जो है कम लगता था। तो इस व्यवस्था को दसाला व्यवस्था कहा जाता था और इसकी शुरुआत वित्त मंत्री टोडरमल ने किया था। तो यही यहाँ पर ऑप्शन है बीरबल, मुजफ्फर खां और ऑप्शन सी टोडरमल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों ये क्लास हमारा आज का यहीं पर समाप्त होता है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।